हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आपके लिए 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ फिजिक्स का, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए इस चैप्टर को हम आगे स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको मेरा लेक्चर कुछ समझ में आएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज हम इस चैप्टर के पहले नाम को ही क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट यानी स्टॉप। यानी इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका किस में होगा, रेस्ट में होगा। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन को रेस्ट में लेकर कंडीशन अप्लाई करनी है। हिंदी में इसका नाम कहलाता है विद्युत स्थिरांक। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले चार्ज को पढ़ने से पहले हमें, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले चार्ज के कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी, यानी चार्जेस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस के आवेश के गुण पढ़ने पड़ेंगे। सबसे पहले आप लोग जानते हो कि चार्जेस जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास पॉजिटिव, एक होता है आपके पास नेगेटिव। नेगेटिव वाले को अगर हम क्या करें, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ मिलाएं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, यानी एक दूसरे को पास बुलाते हैं। अगर हम प्लस प्लस वाले को एक साथ मिलाएं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर भगाते हैं। यानी इनको हम क्या कहते हैं, अनलाइक चार्जेस, और इनको हम क्या कहते हैं, लाइक चार्जेस। ठीक है, ये आप लोग सब जानते ही हैं, बेसिक स्टडी पढ़ रहे हैं अभी हम। दूसरा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का वज़न, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg होता है। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इसके ऊपर कितने चार्जेस होते हैं, 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम चार्ज होते हैं। अगर हमें पता है कि प्रोटॉन के ऊपर कितने चार्जेस होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम चार्जेस बताएंगे। पर प्रोटॉन के ऊपर चार्जेस कैसे होते हैं, प्लस के, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्जेस कैसे होते हैं, माइनस के। तो इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्लस और माइनस लिख देंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ थोड़ी सी समझ में आई हो। और ये चीज़ हम पहले भी 9th क्लास में, 10th क्लास में बचपन से पढ़ते हुए आए हैं। ये चीज़ हम बचपन में 9th क्लास से 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए अब हम आगे बात करते हैं, अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ एक चीज़ डिफ़ाइन कराता हूँ, वो देखें। जैसे आप लोग जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। तो आप लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें तो कितना होगा, 281 होगा। ठीक, तो ये क्या करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए, अपने आप को स्थिर करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ऐसे ही आप लोगों के पास Mg है, जिसका आपके पास एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, जिसका आप क्या करेंगे, 282 करेंगे। ये क्या करेगा, अपना 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। ऐसे ही हम लोग क्या कहते हैं, Cl के ऊपर, Cl के एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। ये क्या करेगा, 287, यानी एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। ठीक, तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, उस चीज़ को समझे कि कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट क्या करता है, या तो एक इलेक्ट्रॉन लेता है, या 2 इलेक्ट्रॉन देता है, या इलेक्ट्रॉन लेता है। तो कहीं पर आपने आज तक ऐसे सुना है क्या कि कोई इलेक्ट्रॉन 1.5 लिया गया, कि 2.5 लिया गया, या 2.5 दिया गया, या 0.25 दिया गया? कहीं आज तक आपने सुना? नहीं सुना। तो यानी आप लोगों ने क्या सुना कि कोई भी एटम पूरे इलेक्ट्रॉन लेता है और पूरे इलेक्ट्रॉन देता है। सही बात है। तो इसी इलेक्ट्रॉन को लेना और इसी इलेक्ट्रॉन को देना, पर कैसे, पूरे। तो जब वो कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन कैन गेन और लूज, कोई भी क्या करे, अपने इलेक्ट्रॉन को दे दे पूरे कंप्लीटली, और कोई भी इलेक्ट्रॉन को पूरा कंप्लीटली ले ले। तो ऐसी कंडीशन के लिए, पढ़ने के लिए एक नया वर्ड बनाया गया, जिसको हमने क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहलाया, यानी क्वांटीकरण कहलाया, आवेश का क्वांटीकरण। यानी इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, सम ऑफ
इंटीजर सम ऑफ इंटीजर चार्जेस, सम ऑफ इंटीजर चार्जेस, यानी कैसे, चार्जेस को हम लिखते हैं Q से प्लस माइनस NE, ठीक है। या आप इसको कह सकते हैं मल्टीपल इंटीग्रल, इसको सम की जगह आप लिख सकते हैं मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस का मल्टीपल इंटीग्रल कि कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन लिए जा सकते हैं, उसे हमने क्या कह दिया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कह दिया। यानी n जो है यहाँ पर इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स कैसे होते हैं आपके, प्लस माइनस में होते हैं। इंटीजर्स आपके कैसे होते हैं, प्लस माइनस में दोनों में होते हैं, कि जो इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे या तो प्लस के 2 दिए जाएंगे या 2 माइनस के लिए जाएंगे, या प्लस का 1 दिया जाएगा या प्लस का 1 लिया जाएगा। इसी चीज़ को, इसी सिद्धांत को हम लोगों ने क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा। यानी मल्टीपल इंटीजर ऑफ द चार्जेस, मल्टीपल इंटीजर ऑफ चार्जेस का मल्टीपल इंटीजर्स, कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को देगा या वो कितने इलेक्ट्रॉन को लेगा, पर कैसे, कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन कैन बी लूज और गेन, यानी पूरे इलेक्ट्रॉन देना और पूरे इलेक्ट्रॉन लेना, ना कि आधा लेना आधा देना, सवा लेना सवा देना, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ एक इंटीजर मल्टीपल की फॉर्म में आपको इलेक्ट्रॉन को देना है और इलेक्ट्रॉन को ही लेना। उसी प्रिंसिपल को हमने क्या कहा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई, मिटो दिया जाए। चलो अब देखो, इससे पहले हम लोग अपनी एक 9 क्लास की स्टडी करेंगे इस चैप्टर में अंदर घुसने से पहले, ठीक है। देखो क्या है स्टडी, इस चैप्टर में घुसने से पहले हम लोग एक 9 क्लास की स्टडी करेंगे। 9 क्लास में आपने क्या पढ़ा था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा था। आप लोगों ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल पढ़ा था। क्या था, 2 बॉडियों के बीच में लगने वाला फोर्स, 2 बॉडियों के बीच में लगने वाला फोर्स एक r स्क्वायर पर, यानी इन्होंने क्या कहा था, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उन दोनों मासेस के गुणनफल पर। दूसरा इन्होंने क्या कहा था कि फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के। अब हम क्या कर दें, पहली और दूसरी इक्वेशन से इन दोनों को एक जगह मिला दें तो क्या बन जाता है, m1 और m2 अपॉन r स्क्वायर बन जाता है। अब इस प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर हमने क्या कह दिया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कह दिया था, जिसको कैपिटल G दिया गया था। तो m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये जो नियम था, ये नियम किसके लिए दिया गया, ग्रेविटी के लिए दिया गया, यानी ग्रेविटेशनल के लिए गया, 2 बॉडियों के बीच में लगने वाला फोर्स। इसी प्रकार से इस चैप्टर में, इस क्लास में एक नियम आया, एक रूल आया, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिसको हमने क्या नाम दिया गया, कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम दिया, कूलाम का नियम दिया। क्या नियम दिया, देखें इन्होंने क्या कहा, जैसे आप 2 बॉडी लेते हैं, उनके ऊपर m1 और m2 उसका द्रव्यमान मास होता है, ऐसे इन्होंने क्या लिया, 2 चार्जेस लिए, जिसमें एक q1 लिया एक q2 लिया, दोनों के बीच की दूरी इन्होंने r स्क्वायर कह दी, ठीक। अब इस पर कोई एक F नाम का फोर्स लगेगा, यानी ये दोनों चार्जेस अपने एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। भाई प्लस प्लस है तो एक दूसरे को दूर भगाएंगे, अगर माइनस प्लस हुए तो एक दूसरे को खींचकर फोर्स लगाकर अपने पास बुला लेंगे, ठीक, ये चीज़ है। तो यानी अब पहले नियम क्या होगा, पहले रूल इन्होंने क्या कहा कि जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, इन दोनों के चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स। दूसरा इन्होंने क्या कहा कि जो रेडियस होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी स्क्वायर ऑफ द, ठीक है, ये जो फोर्स होगा वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r के स्क्वायर के। देखो सेम कंडीशन बन रही है, यहाँ पर मास 1 लिया था, यहाँ पर मास 2, यहाँ पर q1 लिया, वहाँ पर q2 लिया। अब दोनों को इक्वेशन को अगर हम मिला दें, फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड को अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन r स्क्वायर,
ठीक। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाकर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, के लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिखा था हमने, G लिखा था, यहाँ पर क्या आ गया, K आ गया। जहाँ पर K का मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या कहा, 1/4 पाई, दोबारा लिखते हैं छीछी, K इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप सोल्व कर कर आंसर कितना देंगे 10 की पावर 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, जिसको आप कितना देंगे 9 इंटू 10 की पावर 9 देंगे। ये चीज़ हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल अभी आपको याद रखना है कि K का वैल्यू क्या है और K का नाम क्या है। K क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस कह दीजिए, या एयर कह दीजिए, या आप लोग वैक्यूम कह सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ पर हम इसकी बात कर सकते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। अब बात करेंगे इसकी SI यूनिट की। SI यूनिट कैसे निकाली जी, तो SI यूनिट के लिए आप इस फॉर्मूले को पकड़ें और पकड़ने पर क्या करें, ये इधर डिवाइड में इधर पहुंचा दे तो मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में, तो इधर पहुंचा दे तो डिवाइड में, तो K आ गया। अब इसकी फोर्स को हम किस में नापते हैं, न्यूटन में नापते हैं। रेडियस को हम मीटर स्क्वायर में, चार्जेस को हम गुलाम में नापते हुए आए हैं हमेशा। ये K हो गया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर इज इक्वल्स टू K हो गया। तो यानी K की SI यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर हो गया। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई हो। तो यानी K की वैल्यू अब आपके पास क्या बन गई 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलाम स्क्वायर बन गया। आई होप आपको ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई। अब देखो, ये आपका जो कुलाम का नियम पढ़ा, कुलाम्स लॉ पढ़ा, ये हमने किस फॉर्म में पढ़ा, इन स्केलर फॉर्म में पढ़ा। ये हमने किस में पढ़ा, एक स्केलर के फॉर्म में पढ़ा। पर जो हमारे कोर्स में आता है वो हमारा एक वेक्टर के रूप में आता है। किस रूप में आता है आपका, एक वेक्टर के रूप में, यानी सदिश के रूप में आता है। और जो हमने पढ़ा वो आपका एक अदिश के रूप में पढ़ा, अदिश स्केलर के रूप में पढ़ा। तो वेक्टर के लिए हम लोग आने वाली वीडियो के अंदर इसको ड्राइव करेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई हो। ठीक है, आ गई। तो चलिए हम इन दोनों के ऊपर एक न्यूमेरिकल देखते हैं, क्या न्यूमेरिकल बन सकता है इन दोनों को मिलाकर। तो देखें, पहले रब कर दिया जाए थोड़ा सा। ठीक है, हम इसको रब करते हैं और रब करके देखते हैं कि इन दोनों के ऊपर क्या न्यूमेरिकल आ सकता है। देखें, इन्होंने क्या कहा, आपको फाइंड द रेशो, अनुपात निकालना है FE एंड FG। FE का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो अभी हमने कुलाम के नियम से निकाली। एंड FG क्या है आपके पास, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो हमने 9 क्लास में पढ़ के आए थे। इसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है इन दोनों के बीच में ऑन अ चार्ज। किसको लेकर, एक चार्ज को लेकर, यानी एक Q को लेकर। ठीक है, एक Q को लेकर आपको इन दोनों का रेशो निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, FE अपॉन FG, जिसका फॉर्मूला कितना होगा, इसके लिए आया था G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसके लिए फॉर्मूला आया K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। समझे, हमने कहा एक आपके पास Q है और एक आपके पास Q2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आर स्क्वायर है। एक बार आपने इसमें ग्रेविटेशनल का नियम लगा दिया, m1 की जगह आप क्या रख देंगे, इसका मास रख देंगे, यानी मास ऑफ द चार्ज और मास ऑफ द अनदर चार्ज रख सकते हैं हम लोग। अब दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसी है, सेम है। इस वाले केस में भी, इस वाले केस में भी हमने दोनों को काट दिया, तो क्या बच गया आपके पास, G m1 m2 अपॉन K Q1 Q2 रख दिया। आई होप इतना समझ में आ गया हो। तो क्या बन गया आपके पास, FE अपॉन FG बन गया। ठीक है,
अब देखें, हम लोग ने अभी पढ़ा कि मास ऑफ द चार्ज कितना होता है, यानी मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है हमारे पास 9.1 10 की पावर माइनस के 31 kg। और उसके ऊपर चार्ज कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितने होते हैं 1.6 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। अब क्या भूल गए आप लोग? नहीं, अभी हमने पहले ही जब शुरुआत में प्रॉपर्टी कही और प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो ये कुछ उसके अंदर लिखवाया भी था कि मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 kg, और चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 90 कूलम। अब ये वाली वैल्यू उठाकर हम लोग इसमें रखते हैं। जी का वैल्यू कितना होता है आप लोग जानते हैं 6.67 10 की पावर माइनस के 27 ये होता है। और m1 की वैल्यू कितनी है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31, ऐसी 9.1 10 की पावर माइनस के 31 अपॉन k की वैल्यू अभी हमने बताई कितनी होगी 9 इंटू 10 की पावर 9 होगी माइनस के, सॉरी यहाँ पर प्लस के 9 इंटू 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये रही 1.6 10 की पावर माइनस के 19, ऐसी Q2 की वैल्यू कितनी है 1.6 10 की पावर माइनस के 19। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास अप्रोक्स आंसर कितना आएगा 10 की पावर 42 आंसर आएगा। चाहे आप इसका रेशो याद भी कर सकते हैं, जैसे अब आपका पैटर्न क्या हो गया, एक MCQ पैटर्न हो गया कोरोना के चलते हुए, तो आपके पास एक न्यूमेरिकल ऐसे भी आ सकता है कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का एक रेशो निकालना है एक चार्ज के बीच में, ठीक है। तो आप लोग डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं कि इन दोनों का जो रेशो होता है वो 10 की पावर 42 के अप्रोक्स होता है, तो यही इसका आंसर आएगा। आई होप आपको ये वाला लेक्चर समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार क्या करें, फिर से अच्छे से रिवाइंड करके वीडियो को दोबारा से पढ़ें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और अपने दोस्तों को ये वाली वीडियो देकर उनकी भी हेल्प करें और अपनी भी पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।